हेलो स्टूडेंट, मैं एजी क्लासेस से गौरव श्रीवास्तव और आज आपको हम पढ़ाएंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टडी करना है हमें। तो आप जानते हैं कि 4 प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत बताए गए थे। ये टेलर के थ्रू डेवलप किए गए प्रिंसिपल है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर इनका पूरा नाम था। तो एफ.डब्ल्यू. इसे कहा जाता है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो पहला प्रिंसिपल आता है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें साफ साफ कहा गया है कि साइंस को यूज करो, रूल ऑफ थंब को नहीं यूज करो। मतलब समझिए, मतलब कोई भी जॉब है उसके हर एक एलिमेंट का अगर आपको स्टडी करना है, उसको एनालिसिस करना है, तो वो सभी साइंटिफिक बेसिस पे किए जाने चाहिए, ना कि थंब रूल अप्रोच पे किया जाना चाहिए। थंब रूल अप्रोच मतलब होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। तुक्का बेसिस पे नहीं करना होगा कि ये हो, नहीं ऑप्शन है तो ए नहीं तो बी होगा, बी नहीं तो सी होगा, सी नहीं तो डी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जॉब के हर एक एलिमेंट का आपको एनालिसिस साइंटिफिक मेथड जो एक तो एकदम प्रोसेस से होता है उस बेसिस पे किया जाना है। इस पे बल दिया गया था। तो टेलर का कहना था कि अगर आपको किसी भी जॉब में मैक्सिमम एफिशिएंसी लाना है तो उसका एक बेस्ट मेथड होता है, और ये बेस्ट मेथड जो होता है साइंटिफिक एनालिसिस, साइंटिफिक मेथड के थ्रू ही डेवलप किया जा सकता है। साइंटिफिक मेथड में इन्वॉल्व होता है जो भी आपके ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, वहाँ पे वर्क स्टडी किया जाता है और यूनिफाई किया जाता है द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ वर्क। मतलब यूनिफाई करके तब हम किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के स्टैंडर्ड मेथड को डेवलप करते हैं। द मेथड सो डेवलप शुड सब्सटीट्यूट रूल ऑफ थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से डेवलप किया गया जो मेथड होता है वो रूल ऑफ थंब मेथड का सब्सटीट्यूट हो जाता है, और इससे हम अपने जॉब में मैक्सिमम एफिशिएंसी ला सकते हैं। इसके बाद इन्होंने जो दूसरा प्रिंसिपल दिया था वो था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का प्रिंसिपल इसमें कहा क्या गया है, ध्यान से सुनिएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। उनका साफ साफ कहना था कि मैनेजमेंट और उसके वर्कर्स पे उन्होंने बात किया कि मैनेजमेंट और उनके वर्कर के बीच कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो एक दूसरे को समझें, ये नहीं कि वो हमेशा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहें। इवन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है, बेहतरीन तरीके से अचीव करना है, कम से कम वेस्टेज में अचीव करना है, तो इसके लिए दोनों को एक साथ एक सेम वे में काम करना पड़ेगा। उस केस में जो आउटपुट आएगा वो मैक्सिमम होगा और कोई भी इंस्टीट्यूशन ग्रोथ की ओर बढ़ेगा, उसकी प्रॉस्पेरिटी आएगी। इस समय टू गेट सच हार्मोनियस रिलेशन, इस तरीके के हार्मोनियस रिलेशन के लिए टेलर का स्ट्रेस था कि टेलर का कहना था, क्योंकि आप टेलर का प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो आपको अपने मन का नहीं लिखना है कि हार्मनी बनाना चाहिए, डिस्कॉर्डिंग होना चाहिए, बल्कि आपको बताना होगा कि टेलर क्या चाहते थे। तो इसके लिए टेलर चाहते थे कि एक तरीके का किसी भी इंस्टीट्यूशन में मेंटल रिवोल्यूशन होना चाहिए, जिससे कि जो भी एम्प्लॉयर होते हैं, जो भी एम्प्लॉय होते हैं, वो दोनों के सोचने के तौर तरीके बदल सकें। एक्चुअली क्या होता था पहले, मेंटल रेवोल्यूशन की बात कहाँ से उठी कि पहले के जितने भी ट्रेडिशनल कंपनियां या फैक्ट्रियां वगैरह होती थी, वहाँ पे ये सोच थी कि जो भी पूंजीपति लोग हुआ करते थे, जो भी लोग बिजनेस इस्टेब्लिश किया करते थे, वो लोग चाहते थे कि जो भी सैलरी हो, मतलब जो भी प्रॉफिट हो, उसका मैक्सिमम हिस्सा उन्हीं के हाथ में आए। जबकि लेबर चाहता था कि लेबर कहता था कि ये सारी मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी वगैरह हम लोग को प्रोवाइड होनी चाहिए। इसलिए हमेशा जो है पूंजीपतियों और लेबर वगैरह में हमेशा उनके इंटरेस्ट अलग अलग हो जाते थे, वो एक दूसरे को हमेशा अपोज करते रहते थे। तो इनका कहना था कि भाई आपस में लड़ाई बंद करिए और दोनों लोग मिलके ऑर्गेनाइजेशन के हित में सोचिए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हित में सोचना स्टार्ट करेगा तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा तो फिर कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा जब संस्था को इतनी ज़्यादा प्रॉफिट होने लगेगा कि वो एम्प्लॉय की अहमियत अपने आप समझने लगेगा और वो एम्प्लॉय को वो अधिक से अधिक सैलरी प्रोवाइड करने ऑटोमेटिक लगेगा। इसलिए
इस बात पे उन्होंने फोकस किया कि भाई हार्मनी होना चाहिए इंस्टीट्यूशन में, मैनेजमेंट में और वर्कर के बीच में एक तरीके का अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, एक अच्छी समझ होनी चाहिए, वो दोनों को एक ही इंटरेस्ट पर्पस से काम करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू टेलर ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड वर्कर आर वन, मतलब उन दोनों का एक ही इंटरेस्ट होना चाहिए एंड सेम। प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज अकम्पेन्ड बाई प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड वाइस वर्सा। मतलब किसी भी एम्प्लॉयर की प्रॉस्पेरिटी अगर लॉन्ग टाइम नहीं चल सकती है बिना एम्प्लॉयज़ के, और एम्प्लॉयज़ की प्रॉस्पेरिटी भी लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती है बिना एम्प्लॉयर के प्रॉस्पेरिटी के, इसलिए दोनों को एक दूसरे के हित में काम करना चाहिए। इसके बाद जो आता है अगला प्रिंसिपल वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कहीं ना कहीं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब होता है उसी का थोड़ा सा ग्रोइंग फॉर्म है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इन ए स्टेट ऑफ इंडिविजुअलिज्म, यानी इंडिविजुअलिज्म के इस प्लेस पे सब अपने अलग अलग चलाएं। इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या होता है, अपनी अपनी सोच के हिसाब से चलें। तो इंडिविजुअलिज्म के प्लेस पे कोऑपरेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स में। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन टू हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बिटवीन कोऑपरेशन। जो वर्कर्स के बीच में कंपटीशन चल रहा है उसको कहीं ना कहीं वो आपस में रिप्लेस किया जाना चाहिए उनके बीच में कोऑपरेशन के थ्रू। वो आपस में एक दूसरे का उन्हें सहयोग करना चाहिए, नहीं कि एक बंदा ग्रो कर रहा है तो हम उससे कम्पिटिटिव फॉर्म में आ जाएं और हम भी ग्रो करने की कोशिश करें, और अगर वो कोई इसे बीच में हेल्प चाहिए तो आप उसको हेल्प से दरकिनार कहोगे कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, मुझे तो तुमसे आगे बढ़ना है। इस तरीके का अगर सोच होगा तो कंपनी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए कंपनी में कंपटीशन जो होता है, जो भी एम्प्लॉय के बीच कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन उसको कोऑपरेशन के साथ कंपटीशन हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड रियलाइज द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक दूसरे के इम्पॉर्टेंस और एक दूसरे के नीड को समझना चाहिए। फॉर दिस, इसके लिए मैनेजमेंट शुड इनकरेज कंस्ट्रक्टिव सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू प्रॉपर रिवार्ड। इसके लिए चाहिए कि मैनेजमेंट को प्रॉपर रिवार्ड दिया जाना चाहिए, एम्प्लॉयज़ वगैरह से कंस्ट्रक्टिव सजेशंस लिए जाने चाहिए, उनके कंस्ट्रक्टिव सजेशन देने के लिए उन्हें इनकरेज करना चाहिए। मैनेजमेंट शुड टेक वर्कर्स इनटू द कॉन्फिडेंस बिफोर मेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। कि अगर मैनेजमेंट कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहता है तो उसे वर्कर्स के सजेशन को भी, वर्कर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। उन्हें वर्कर्स को भी, उनका कोई एक लीडर होता है उसको शामिल करना चाहिए, उसके कॉन्फिडेंस को लेना चाहिए, मतलब सभी को सूचित करते हुए तब जाके कोई डिसीजन लेना चाहिए। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड अवॉइड स्ट्राइक एंड अनरीजनेबल डिमांड्स। और वर्कर्स को भी चाहिए कि स्ट्राइक्स वगैरह ना करें, कोई अनरीजनेबल डिमांड ना करें, जिससे कि मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। यही है आपका कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसके बाद चौथा जो है, लास्ट है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सन या वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये प्रिंसिपल है, कब कहा करता है कि मैनेजमेंट शुड एम टू डेवलप वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब मैनेजमेंट का एम होना चाहिए कि उसके जो भी वर्कर्स हैं उनको डेवलप करे, कहाँ तक, उनकी ग्रेटेस्ट इफिशियंसी तक, मतलब वो अपने मैक्सिमम इफिशियंसी को दें और प्रॉस्पेरिटी भी उनकी मैक्सिमम हो। मतलब ये नहीं कि बस आप उनसे काम ही लेना चाहते हो, उनकी प्रॉस्पेरिटी पे भी ध्यान रखिए, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने पे भी फोकस करिए। इस संदर्भ में टेलर का कहना था कि खासकर ये जो प्रोसेस होता है ये सिलेक्शन के समय से ही स्टार्ट हो जाता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्शन के समय साइंटिफिक सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। द सेलेक्टेड वर्कर शुड बी असाइंड जॉब एज पर देयर कैपेबिलिटी, एज पर देयर नॉलेज, एज पर देयर एक्सपीरियंस। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें उनकी कैपेबिलिटी, उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस, उनके इंटरेस्ट, इन सब के ध्यान में रखते हुए ही जॉब को असाइन करना चाहिए। अब जब आप इस सब बातों का ध्यान में रखते हुए जॉब असाइन करेंगे तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी।
To increase the efficiency and to achieve the maximum potential of the worker, there should be provided scientific training. उन्हें ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जो आजकल अच्छे से प्रोवाइड की जाती है। तो साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए, टेलर का ऐसा कहना था। द इंक्रीज इन इफिशियंसी विल बेनिफिट बोथ द वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, दोनों का जब इफिशियंसी इंक्रीज होने के बाद दोनों का अगर बेनिफिट होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको ये प्रिंसिपल हो गए कंप्लीट।